हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने साथियों की अपनी जो आवाज़ है उसको जन-जन तक पहुँचाएँ। जी, देखें ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इससे कई देश डूबने वाले हैं। कई देश डूबेंगे, भारत में भी कई राज्य डूबने वाले हैं। जैसे बंगाल जो है उसका बंगाल के कई जो ज़िले हैं वो पूरा सरफ़ेस लेवल पे हैं। बांग्लादेश जो है वो डूबने वाला है। तो भारत के जो जब जलवायु परिवर्तन होगा, तो जलवायु परिवर्तन का मतलब ठंडा नहीं बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। हाँ जी, शरत जी, चंद्र जी। बताएँ क्या कहना चाहते जय हैं? भीम सर, जय भीम। जय भीम हेलो। आपको। जी। जी, हाँ, हाँ, बहुत-बहुत बताइए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, बोलिए। जी, मेरा प्रश्न है कि जो मंदिर में जो बुद्ध विहार तो हालाँकि था वो, जो कामुक मूर्ति बनाई गई थी, इसके पीछे क्या मकसद था? देखें, कामुक मूर्तियाँ बनाना, जी, जी। देवदासी रखना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक विकृति के रूप में है। एक बीच में जब 9th-10th सेंचुरी में देखें ये सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं जब बुद्धिज़्म डिक्लाइनेशन पे था। बुद्धिज़्म जो है, कोर बुद्धिज़्म जो है, ये महायान शाखा भी इवन भारत में जब जा रही थी तब ये सारी चीज़ें डेवलप की गई। तो हमें इस बात को अच्छे तरह से समझने की ज़रूरत है कि ये प्रॉपर बुद्धिस्ट लोग ना होके कोई ऐसे वर्ग के लोग थे जिन पर प्रभाव तो बुद्धिज़्म का था क्योंकि पूरा भारत ही बुद्धमय था, तो प्रभाव तो था। लेकिन ये लोग अपनी नई ब्रांचेज़, नई कुछ चीज़ें बना रहे थे, खोज रहे थे। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। जी, शरत चंद्र। जी, मैं ओडिशा का हूँ। मैं जगन्नाथ हुँ, मंदिर जो है आप तो कहते हैं कि जो तिरुपति का मंदिर है, बुद्ध को श्रृंगार करके रखे हुए हैं। लेकिन हुँ, हमारे जो हुँ। जगन्नाथ मंदिर है, वो तो 3 मूर्ति है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। वो तो लकड़ी का है। इसका क्या इतिहास है? देखें, ब्राह्मणिकल सिस्टम में ना कोई सुभद्रा है, ना कोई इनका कृष्ण है और ना कोई बलभद्र है। बलभद्र बलभद्र जो नाम आया है, वो तो उनका नाम आया है। ये बौद्धों का है ये। बलराम हो गया या फिर बलभद्र हो गया या फिर आप देखें कि जो वासुदेव हो गया, ये बौद्धों के नाम हैं और इनका अपना कोई वो नहीं है। अच्छा, सुभद्रा जो नाम आया है, तो सुभद्रा बहन जो बताया गया है, तो जातक कथाओं में ये नाम आता है कि वासुदेव के भाई का नाम बलराम है और वासुदेव है, उसकी एक बहन है। ये तो नाम आया है जातक कथाओं में। ब्राह्मणिकल सिस्टम की जो किताब है, वो है वेद, उनमें कहीं कोई नाम नहीं है। महाभारत जो किताब है, वो ब्राह्मण का नहीं है, याद रखिए। महाभारत जो किताब है, जिसका ओरिजिनल नाम भारत था, उससे पहले उसका नाम जय संहिता था और ये बौद्धों की जातक कथाओं का कंपाइलेशन है, मूल किताब नहीं है, ठीक है? इसका ब्राह्मणीकरण किया गया है और ये अंग्रेजों के ज़माने तक लिखा गया है इन किताबों को। महाभारत को कंपाइल किया गया है। तो ये उसका मूल किताब नहीं है। तो जो आप जगन्नाथ में जो बता रहे हैं कि ये 3 मूर्तियाँ पाई जा रही हैं, तो इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि ये ब्राह्मणों का है? मूर्ति कला जो है वो बौद्धों की होती है। ब्राह्मणिकल सिस्टम तो मूर्ति कला है ही नहीं। मैं तो आज भी कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ कि जो कोई भी शंकराचार्य जो है, वो आके मुझसे इस बात पर डिबेट कर ले कि ब्राह्मणिज़्म में मंदिर बनाना, मूर्ति कला कहाँ पे दिया हुआ है? ये आके मुझसे डिबेट कर ले। मैं ओपन चैलेंज दे रखा हूँ किसी भी शंकराचार्य को, किसी भी ब्राह्मण जो अपने को विद्वान समझता हो उसको, कि आके एक बार साबित कर दे मेरे सामने कि ब्राह्मण संप्रदाय में कहाँ पे मूर्तियाँ बनाना, मंदिर बनाना, मूर्ति कला इसकी कहाँ टीचिंग होती थी? कौन से गुरुकुल में पढ़ाई होता था? राम गया था पढ़ने के लिए गुरुकुल में, इनकी काल्पनिक कहानियों में, उस गुरुकुल का तो प्रमाण नहीं मिला। जब रामायण का प्रमाण मिल गया तो बता दो कि वो जो गुरुकुल में जाते थे उनको कौन-सा गुरु जो है मूर्ति कला सिखाता था। भाई, अगर गुरु सिखाएगा मूर्ति कला, तो मूर्ति कला को तो कहा गया है कि जो मूर्तियाँ बनाता है, इनके पुराण में लिखा है, वायु पुराण में इनके लिखा है कि जो मूर्तियाँ बनाता है वो नरक में जाएगा, शिल्पीकार नरक में जाएगा। इनके मनुस्मृति में लिखा है कि भाई जो शूद्र है वो अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तीनों वर्णों की सेवा करने से उनका नहीं खर्चा चल पा रहा है, तो जाके मूर्तियाँ बनाए, शिल्प कला करे, मूर्ति नहीं शिल्प कला जाके करे, ये लिखा हुआ है। तो वो शूद्र को कहा गया है
पहला काम शूद्र का है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, नहीं खर्चा चल रहा है तब जाके आपको करना है, मतलब कि शूद्र से भी नीचा काम माना गया है शिल्पकला। तो भाई वो कौन गुरु था, वो कौन ब्राह्मण था जो गुरुकुल में बैठ के मूर्ति कला पढ़ा रहा था? वो शूद्र था क्या? ब्राह्मण तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो आज भी मैं ओपन चैलेंज दे रखा हूँ सारे शंकराचार्यों को, जितना ही मंदिर में बैठे हुए हैं खोल-खोल के, इनमें थोड़ा-सा भी दम है, थोड़ी-सी भी इज़्ज़त बची है, आँखों में थोड़ी-सी शर्म बची है, आके डिबेट कर लें मुझसे। ये बताते हैं कि भारत में जितनी मूर्ति कला है, जितनी मूर्तियाँ हैं, ये जितनी भी शिल्प कला हैं, ये ब्राह्मण की कैसे है? ये ब्राह्मण संप्रदाय की कैसे है? सब कब्ज़ा करके बैठे हैं। आज भी मैं ओपन चैलेंज देता हूँ सबको। जी, शरद चंद्र मलिक जी। और एक क्वेश्चन है सर, जो हुँ, हुँ। ये लोग ब्राह्मण लोग जो कैसे कब्जा किए? मुझे थोड़ा आपका स्ट्रीम तो मैं देखता हूँ, बहुत 4-5 हुँ, घंटा स्ट्रीम सुनता हूँ, जब जब भी टाइम मिलता है सुनता हूँ। लेकिन थोड़ा गहराई से आप मुझे समझाइए, इन लोगों ने कैसे शिक्षा के ऊपर अपना अधिकार किया और हमारे लोग जो बुद्धिज़्म था उसी वक़्त, इन लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? कि इनका विरोध कैसे वो कब्जा किए? विरोध के ऊपर इसने कैसे हावी हुए? अ, देखिए शरद शरद चंद्र मलिक जी, आपका ये जो सवाल है ना, इसका जवाब जो है मैंने कई स्ट्रीम में कई बार बहुत डिटेल से दिया है। अभी मैं बताऊँगा भी ना तो वो डिटेल्स में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भी किसी टॉपिक को हम कवर करते हैं तो पूरे रेफ़रेंस के साथ लेकर आते हैं। जो शिल्प कला पे मैंने स्ट्रीम की है उसको आप एक बार देखिएगा। शिल्प कला वाला जब स्ट्रीम आप देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इन्होंने शिल्प कला पे कब्ज़ा किया, कौन-कौन से ऐसे रेफ़रेंसेस हैं जो बताते हैं कि शिल्प कला इनकी है ही नहीं। शिल्प कला सिर्फ़ और सिर्फ़ समण लोगों की थी, कैसे उन्होंने कब्ज़ा किया कि और क्यों भारत के लोग जो हैं वो उसका विरोध नहीं कर पाए, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें उसमें कवर हैं। वो स्ट्रीम आप एक बार ज़रूर देखिएगा। साथ में जैसे आपने कहा कि आप कई स्ट्रीमें देखते हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, मैं आपसे ये कहूँगा कि अच्छी बात है, पूरा स्ट्रीम देखते हैं। प्रेज़ेंटेशन का जो पार्ट है शुरू में, जब हम लोग किसी टॉपिक को प्रेज़ेंट करते हैं, तो उसमें जो रेफ़रेंसेस लाते हैं, उसको बैठ के ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी स्ट्रीम हुई है, ये स्ट्रीम है 244 स्ट्रीम है, 244 यानी आज तक 244 प्रेज़ेंटेशन हुई होंगी, कुछ में नहीं हुई होंगी, कुछ में तो सीधे-सीधे डायरेक्ट हम लोग ओपन इन्विटेशन रख देते हैं, और बहुत में हुई होंगी, तो उनकी प्रेज़ेंटेशन देखिएगा। कुछ तो बहुत शानदार प्रेज़ेंटेशन हुई हैं। मतलब मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फीडबैक के आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जब मैं प्रेज़ेंटेशन देता हूँ, उनमें कितनी क्वालिटी होती है, कभी-कभी नॉर्मल होता है, कभी-कभी हमारे दर्शकों को वो प्रेज़ेंटेशन बहुत पसंद आती है। तो कुछ प्रेज़ेंटेशन हैं जिसमें आपको ना बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी, ठीक है ना? वो मैं कहूँगा कि आप समय निकाल कर देखते रहें, वो आपको मिल जाएगा। अभी मैं बताऊँगा 5-10 मिनट में, तो वो डिटेल्स में नहीं हो पाएगा। ठीक है, शरद चंद्र जी। जी, जी, ओके। जी। और एक प्रश्न है, हमारे गाँव में ब्राह्मण लोग अपनी घर में एक यूज़ करते हैं एक लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है नन अपने बाप को कहते हैं नन्ना और भाई को कहते हैं भाईना और देठई और कक्कई और ददई। ये कौन-सी भाषा है? वो अपने साथ माइग्रेशन करके लाए थे क्या? नहीं, ये तो भाषा विज्ञान का शब्द है। इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ब्राह्मण जो है आज तक जितनी भी भाषा बोला है, किसी भी क्षेत्र में रहा हो, उसी क्षेत्र की भाषा बोलता है। आज भी ब्राह्मण संस्कृत नहीं बोलता है, पहले भी नहीं बोलता था। भारत में सिर्फ़ एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ब्राह्मण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत में याद रखता था। अरे ब्राह्मण जो है ज़्यादा अनपढ़ गँवार होता है, उसको पता नहीं है, वो संस्कृत पढ़ लेगा, संस्कृत पढ़ के वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ले आएगा। सब झूठी और बकवास बातें हैं। ये पूरा भाषा विज्ञान है, जिस क्षेत्र में रहता है, तमिल में रहेगा तो तमिल बोलेगा, तेलुगु में रहेगा तेलुगु बोलेगा, यूपी में रहेगा यूपी में बोलेगा, बिहार में रहेगा बिहार की भाषा बोलेगा। जिस क्षेत्र में रहेगा वहीं की भाषा बोलता है। उसने अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए ये क्लेम फैला दिया कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा में ये वो ढो के लाए हैं, वो लेकर आए हैं। सब बकवास बात है। ये सब मुस्लिम को देखा उसने कि मुस्लिम भारत में तो रह रहे थे मुस्लिम, लेकिन कहते थे कि देखो हम अरबी में कुरान रट के लाए हैं। कुरान हम लोग रट लेते हैं, जाके नमाज़ पढ़ते हैं। पूछिए ना ब्राह्मण से कि चलो वो ठीक है, वो तो कुरान रट लिया है, रट के तो जाके मस्जिद में पढ़ आता है। हफ्ते में 1 बार पढ़ लेता है, कम से कम दिन में 5 बार पढ़ लेता है। तू भैया बता तो, वेद का उच्चारण दिन में कई बार करता है, हफ्ते में कई बार करता है? सारे ब्राह्मणों से खड़ा करके पूछिए ना, अभी इनकी ऊपर से नीचे तक धोती खुल जाएगी। तो ये सब झूठा केवल प्रचार फैलाते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। ये पूरा का पूरा जो है भारत का जो भाषा विज्ञान है, उसी के आधार पर ये सारा चीज़ तय करते हैं, और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग इनकी थोड़ी बहुत भाषाएँ हो जाती हैं।
ये कहीं विदेशी इम्पोर्ट का तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, यहीं के भाषा विज्ञान से इन्होंने अपनी चीज़ें वो बनाई होंगी। कहीं-कहीं पे कहते हैं भगिना शब्द जो है भारत में कई जगह पे आता है, दद्दा भी कई जगह पे आता है, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है शरत चंद्र जी, ओके। जी, मेरा और एक प्रश्न है सर। सर जो हाँ, बहुत जल बहुत जी, बहुत हो गया, एक आज है, के लिए बहुत हो गया। थोड़ा एक और नहीं, एक। अच्छा सर चलिए, जो लास्ट है जी, ये। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जो सर हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका फ्यूचर क्या है अर्थ का? आपका राय जी, देखें ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे कई देश डूबने वाले हैं। कई देश डूबेंगे, भारत में भी कई राज्य डूबने वाले हैं। जैसे बंगाल जो है उसका बंगाल के कई जो ज़िले हैं वो पूरा सरफेस लेवल पे हैं। बांग्लादेश जो है वो डूबने वाला है। तो भारत के जो जब जलवायु परिवर्तन होगा, तो जलवायु परिवर्तन का मतलब ठंडा नहीं बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। यानी कि जितने भी जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर जो पहाड़ पे जो बर्फ जमा है वो पिघलेंगी और जल स्तर बढ़ेगा। ये देखा गया है पिछले अगर हम 5000 साल का आंकड़ा उठाएँ तो जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमेशा समुद्र का जल स्तर जो है वो ऊँचा बढ़ रहा है, उससे बहुत से भूभाग जो हैं वो कवर हो रहे हैं, उस पर पानी आ रहा है, डूब रहे हैं एक तरह से। तो जलवायु परिवर्तन से तो न जाने कितनी-कितनी सभ्यताएँ खत्म हो गई, कितने जीव-जंतु खत्म हो गए। हुँ? डायनासोर जो हैं जलवायु परिवर्तन नहीं सँभाल पाए थे, गिद्धों की प्रजातियाँ खत्म हो गई, न जाने कितने वनस्पति पेड़-पौधे खत्म हो गए। तो जलवायु परिवर्तन होना ये हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है और आज की डेट में जब से लोगों ने वो कर लिया है, आई मीन एसी बना लिया है, जब से वातावरण से कट गए हैं, अब गर्मी के दिन में भी फुल्ली एसी में लोग रहते हैं और जलवायु से खत्म हो गए हैं। तो जलवायु परिवर्तन अगर इसी तरह से होता रहा और हम जलवायु से इसी तरह से कटते रहें, तो हम या तो अपने तकनीक के दम पर हमेशा उन्हीं लोगों को बचाने में सफल हो पाएँगे जिनके पास इतनी सारी तकनीकें अवेलेबल होंगी, जो सक्षम होंगे उन तकनीकों को खरीदने में। और बाकी अपने ही ग्रह पे, अपने ही धरती पे हम एलियंस बन के रह जाएँगे। जब जलवायु परिवर्तन होगा और हम बाहर का टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे। जैसे फ़िल्मों में आपने देखा है ना कि वैम्पायर को दिखाता है कि धूप निकलती है और धूप से वो डरता है, अंधेरे में रहता है। धूप देखते ही उसके शरीर जलने लगते हैं। हमारा भी हाल कुछ वैसा ही हो जाएगा। इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही, हम लोग लगातार बचते रहें। पहले प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। थोड़ी-सी कारखानों के बढ़ने से, गाड़ियों के बढ़ने से भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है और धीरे-धीरे सभी लोग वो होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन कहीं से भी सही नहीं है। इससे हमारी जनरेशन हो सकता है कुछ लोग बच जाएँ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या जो है वो खत्म होने के कगार पे जाएगी और बहुत सारे वनस्पति या जीव-जंतु भी अगर नहीं सर्वाइव कर पाएँ तो वो भी खत्म हो जाएँ। ठीक है शरत चंद्र जी, चलें फिर।